नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का कद, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी की सीटें, ये तीनों बढ़ाना चाहते थे और इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनसे जो बन पा रहा था, साम, दाम, दंड, भेद, इन तमाम तरीकों को वो आजमाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब पुरानी गलतियां ही उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले एक बड़े दिग्गज दलित नेता ने अमित शाह का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और अब अत्यंत पिछड़े समाज से आने वाले, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाले एक बड़े नेता ने अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के मुताबिक जिस तरह से खबरें प्लांट कर नेताओं को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर करती है, जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे थे कि उस नेता को खींचकर अपने पाले में यानी एनडीए गठबंधन के पाले में लाया जा सके, ताकि 2020 की तरह 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन बिहार में चुनाव जीत सके। लेकिन ईबीसी समाज से आने वाले, ईबीसी समुदाय से आने वाले उस नेता ने भी अब दलित नेता की तरह एनडीए गठबंधन को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। और वो नेता बिहार की राजनीति के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप 2020 के विधानसभा चुनाव से लगा सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि उस नेता को एनडीए गठबंधन में लाया जाए और उस नेता की पार्टी को एनडीए गठबंधन में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बना दिया गया था। यानी बिहार में 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी एनडीए गठबंधन के अंदर, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी पर लड़ी थी वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। और इन तमाम मतदाताओं के समीकरण को साध कर 2020 में भारतीय जनता पार्टी न केवल नंबर 1 पार्टी बन गई थी एनडीए गठबंधन में, न केवल नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया था, बल्कि बिहार एनडीए की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। नीतीश कुमार पर दबाव और प्रेशर डालने की भूमिका में आ गई थी। लेकिन आगे चलकर उन्होंने मुकेश सहनी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ ली, उनको वादे के मुताबिक एमएलसी बनाकर नहीं भेजा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो तमाम चीजें हो गई। लेकिन जैसे ही 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला था, अमित शाह ने फिर से एक बार दाना डालना शुरू कर दिया था। लेकिन मुकेश सहनी ने 1 मिनट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऑफर को ठुकरा कर यह साबित कर दिया कि इस बार वो बीजेपी के झांसे में फंसने नहीं जा रहे हैं। पहले रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए एनडीए गठबंधन को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले उन्होंने किया था। दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं रामविलास पासवान। भारतीय राजनीति में जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे थे, दलित मतदाताओं को साध कर, उसमें पशुपति पारस की एक बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। पहले पशुपति पारस को साध कर चिराग पासवान को बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया और बाद में चिराग पासवान को साथ रखते हुए पशुपति पारस के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उनका दुख दर्द छलक पड़ा और वो एक बड़े दलित नेता होने के नाते उन्होंने सीधा कहा कि मैं दलितों की पार्टी का मुखिया हूं, इसलिए मेरा अपमान किया गया। बिहार के दलित मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और अब वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने, चूंकि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने बयान से एक तरह से ऑफर देने की कोशिश की थी, लेकिन दिलीप जायसवाल के ऑफर के बाद मुकेश सहनी खुद सामने आए और मुकेश सहनी ने सामने आकर कहा
कि वो कतई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, वो कतई एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, वो महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर 2-4 सीटें कम भी उनको मिलेगी तो भी वो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना है। ऐसी पार्टी के साथ जिसने धोखा दिया हो, ऐसी पार्टी के साथ जिसने भरोसे को तोड़ा हो, उस पार्टी के साथ वो कतई नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें मुकेश सहनी कहते हुए नजर आए और सिर्फ इस तरह की बातें नहीं कही, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना ही नहीं की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोली नहीं खोली, बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को भी सावधान रहने की हिदायत देते हुए नजर आए मुकेश सहनी। क्या कहते हुए नजर आए मुकेश सहनी, बल्कि मैं यूं कहूं कि क्या क्या कहते हुए नजर आए मुकेश सहनी, ये आपको आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं, सुनिए। देखिए, हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनत मोल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट वहां पर एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। 7 पर अरे हैं, विदेश से भी 7 पर अरे हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे, हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछली बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई करेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया, और फिर अभी किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उनपे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व में तो निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए, और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। पहले दलित नेता और अब अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक पर भी कब्जा जमाने की सोच रही थी, राष्ट्रीय जनता दल के यादव वोट बैंक पर भी कब्जा जमाने की सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला होता हुआ नजर आने लगा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिहार के मतदाताओं के सामाजिक, राजनीतिक और जातीय समीकरण को बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो वहां दलितों की आबादी 19.65% है, यानी 20% के लगभग है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी की आबादी जो है, पिछड़े वर्ग की जो आबादी है, वो 27.12% है। और ईबीसी की जो आबादी है, अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो आबादी है, वो 36.01% है। और ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर
63% आबादी होती है और अगर इसमें दलित मतदाताओं को भी शामिल कर लिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 82.75%। यानी 83% आबादी अगर आपके खिलाफ हो जाएगी या इस 83% आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जैसा कि मैंने कहा कि दलितों के बड़े नेता पशुपति पारस भी है और ईबीसी के बड़े नेता मुकेश सहनी भी है और इन दोनों नेताओं का हल्ला बोल भारतीय जनता पार्टी पर, इन दोनों नेताओं का एनडीए को ठेंगा दिखाना, इन दोनों नेताओं का अमित शाह को ठेंगा दिखाकर विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने का खुला ऐलान कर देना, ये अपने आप में बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के जो राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिलचस्प हालात एक तरह से बिहार की राजनीति के बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से मैं 2020 का आंकड़ा जरूर दोहरा दूंगा आपके सामने, क्योंकि 2020 का आंकड़ा ये गवाही देता है, 2020 का आंकड़ा ये बयान देता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी परेशान है मुकेश सहनी उनके साथ आ जाए, क्यों भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को तोड़ा जाए, किसी भी तरह से तोड़कर उनको एनडीए के पाले में लाया जाए। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में 122 121 सीटों के फॉर्मूले के आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ था। 122 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में गई थी, 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। 122 सीटें जो नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में गई थी उसमें से 115 पर वो खुद लड़े थे, 7 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दी थी। वही 121 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी उसमें से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 110 सीटों पर लड़ी थी और मजबूरी में उन्हें 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को देनी पड़ी, वीआईपी को देनी पड़ी। और इन 11 सीटों पर चुनाव लड़कर मुकेश सहनी की पार्टी 4 सीटों पर जीत कर आई। हालांकि वो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके, बीजेपी ने उनके राजनीतिक अहमियत को समझते हुए उन्हें एमएलसी बनाया, उन्हें मंत्री बनाया। लेकिन जब उनकी पार्टी के विधायकों पर कब्जा हो गया भारतीय जनता पार्टी का तो एमएलसी रिपीट नहीं किया, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उनके 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और ये तमाम हरकतें मुकेश सहनी के साथ करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनको अपने पाले यानी एनडीए गठबंधन के पाले में लाने को आतुर थी, बेकरार थी। अमित शाह लगातार प्रयास कर रहे थे, अपने सेनापतियों को उन्होंने लगा रखा था, बिहार भाजपा के नेताओं को उन्होंने लगा रखा था, खबरें प्लांट करवाने की कोशिश की जा रही थी, ये बताने की कोशिश की जा रही थी विपक्षी महागठबंधन की 17 अप्रैल को होने वाली बैठक से पहले कि उनका एक बड़ा नेता बीजेपी के साथ मिल गया है। लेकिन मुकेश सहनी ने इन तमाम दावों की हवा निकाल दी, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के टायर को पिन चुभोकर पंचर कर दिया और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ती हुई जा रही है। 2020 का पिछला जो विधानसभा चुनाव था, देखिए 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 विधायकों की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी थी और जीतन राम मांझी की पार्टी थी, ये चारों पार्टी मिलकर सिर्फ 125 सीटें जीत पाए थे, यानी बहुमत से 3 सीट ज्यादा। वहीं विपक्षी गठबंधन को 110 सीटें मिली थी और इसमें भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा यह है कि एनडीए गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच में जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा था वो सिर्फ 0.03% का आंकड़ा था। और अगर मैं वोट आपको बता दूं तो एनडीए गठबंधन को 1,57,01,226 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट मिले थे और दोनों गठबंधन के बीच में जो अंतर था वो सिर्फ 12,768 वोटों का था। और अब भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को यह लगता है कि अगर पशुपति पारस उधर चले गए, अगर मुकेश सहनी उधर चले गए तो ये कुछ हजार वोटों के अंतर से जो वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे पिछली बार,
ये समीकरण गड़बड़ा जाएगा और बिहार हाथ से चला जाएगा। बिहार हाथ से जाने का मतलब है नीतीश कुमार के हाथ से जाना, और नीतीश कुमार के हाथ से चले जाने का मतलब है 12 लोकसभा सांसदों का चले जाना, और 12 लोकसभा सांसदों के चले जाने का मतलब है नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाना। वैसे ही जांच एजेंसी ईडी ने जिस तरह से गांधी परिवार पर हाथ डाल दिया है, उसके बाद विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच ईडी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर एक बार फिर से कई तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसलिए दलित नेता का जाना, फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग के नेता का जाना, ये भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन बिहार की राजनीति में ये हो गया है और इसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की समस्या को, उनकी चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आने वाले दिनों में चिराग पासवान पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। आने वाले दिनों में जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। देखते हैं बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कौन कौन से दिलचस्प प्रयोग होते हैं और कौन कौन से नेता एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर जाते हैं, क्योंकि सबको जेपी नड्डा का, भारतीय जनता पार्टी के नेता का वो बयान याद है कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म हो जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।